Bharati in association with Tarna Publications. Hope you all are fine at home. So in the previous class we studied about the Newton's laws of motion, and in this class we will study on the basis of those laws of motion the definition of force, the types of forces and the examples of that. सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और जरूर से जरूर उन वीडियो को देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. सो एक लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ लॉज ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में तब तक चेंज नहीं लेके आता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, जिसे हमने लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था. सेकेंड लॉ में हमने ये स्टडी किया था कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फोर्स. और इसके हमने यहाँ से हमने एक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था दैट इज F इक्वल्स टू ma. ठीक है. और थर्ड फोर्स जो हमने निकाला था जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो इसके अंदर ये था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हर क्रिया की समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है. इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे और किस बेसिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं हमने वो चीज को स्टडी किया था. इनके एग्जांपल्स डिफरेंट इनके न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर बेस्ड हम हमारी लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं. तो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स, दैट इज what is mean by the force, what is its definition, what does it mean, what are the various factors which depend on which it depends upon, and the application of force and types of force we will study. ठीक है. तो what is force? जो भी चीज हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर, उनके बेसिस पे हम इस फोर्स के अगर डेफिनेशन को निकालते हैं तो वो क्या होती है कि फोर्स एक इन्फ्लुएंस है. हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो किसी भी जो रेस्ट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में लेके आ सकता है और मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकता है, मीन्स स्टेशनरी कंडीशन में लेके आ सकता है. सो बाय दैट वी कैन राइट कि एन इन्फ्लुएंस व्हिच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फर्स्ट डेफिनेशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं. दूसरी चीज हम इसको अगर हम सेकंड चीज की बात करें तो वो क्या कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है या मोशन से रेस्ट में आती है तो डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम वेलोसिटी और सम डायरेक्शन. तो हम यहाँ पे जो फोर्स है वो एक वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है जो कि तीन चीजों के अंदर चेंज लेके आता है. वो तीन चीजें क्या है? पहली, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, उस वेग के परिमाण में वो परिवर्तन लेके आता है. ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सेकेंड इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब हम किसी भी चीज अगर मोशन में है अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी भी उसकी इसी डायरेक्शन में है और मोशन भी उसका इसी डायरेक्शन में होगा. सेकेंड चीज या तीसरी चीज क्या हो सकती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में एक साथ चेंज लेके आए, तो ये फैक्टर क्या है? फोर्स है. ठीक है. थर्ड चीज हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं जो हमने पहले देखा कि रेस्ट से मोशन एंड मोशन से रेस्ट. अगर ये चीज है इसका मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो तभी चेंज होता है जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं. तो इट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर विच ब्रिंग्स चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी. अब ये जो भी हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं इससे हमने ये समझा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी होती है जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो उनकी लैंग्वेज समझने में या वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हमारे काम में आएंगे. तो पहला उसके अंदर हम नोट लिखे, नोट 1, व्हाट इज दैट कि टू अप्लाई द फोर्स देयर शुड बी अ म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या है कि फोर्स को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी फोर्स को, उसके लिए हमारे पास में एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं सपोज, और उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक म्यूचुअल रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है. उस म्यूचुअल रिएक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, बट ये जरूरी है कि वो दो ऑब्जेक्ट हो और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो. ठीक है, तो ये हमारा पहला नोट है. सेकेंड नोट ये है कि जो फोर्स है कि हमने पहले ये पढ़ा कि फोर्स क्या कर रहा है? वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा है. इट इज दैट फैक्टर विच चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमने क्या पढ़ा था कि इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, इसका मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं मंदक त्वरण.
ठीक है, मीन्स टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी में कमी आ रही है तो वो होता है रिटार्डेशन, और अगर टाइम के साथ साथ जो हमारी वेलोसिटी है या वेग है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये इसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब हमने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि F इक्वल्स टू ma, फादर इक्वल्स टू मदर, ये चीज हमने उसमें भी पढ़ी थी। दैट मीन्स जो फोर्स है दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, यही से हमारे ये सेकंड नोट में बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि टू अप्लाई द फोर्स इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हमने ये पढ़ लिया था कि उसके लिए कंडीशन नेसेसरी की है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल डायरेक्शन का होना जरूरी है। दूसरा हमने ये पढ़ लिया है अभी अभी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है फोर्स, और क्या प्रोड्यूस करता है, रिटार्डेशन। और तीसरा इसका नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि टू अप्लाई द फोर्स, किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि वो दो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टेक्ट में हों। इस चीज को हम इसी वीडियो के अंदर आगे इस चीज को और डिटेल से थोड़ा समझेंगे कि एक चीज कैसे हो सकती है। चौथा इसका नोट हम ये लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि किसी भी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कभी भी इंडिविजुअल फोर्स को नहीं लेते, हम उसका उस सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, मींस द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट और एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दैट वी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स। तो ये चार जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंसर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स। अब हम उसके बाद में ये स्टडी करते हैं कि फोर्स जो है इसी बेसिस पे जो हमने लास्ट नोट लिखा है उसी बेसिस पे हम फोर्स को दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि उस बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। दो तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो बैलेंस फोर्स होगा या अनबैलेंस फोर्स होगा। अब ये होते क्या है, देखिए कि बैलेंस फोर्स जो होता है, फोर्स ये कि जो टोटल फोर्स है मीन्स टोटल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अगर वो जीरो के बराबर है, मीन्स जो नेट फोर्स उस सिस्टम के ऊपर लग रहा है अगर वो जीरो के बराबर है तो सच काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। सेम चीज अगर हम इसमें देखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या बोले, तो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इफ दैट एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। तो उस सिस्टम को या उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे। और इस अनबैलेंस्ड की कंडीशन में जब फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स अगर जीरो नहीं है तो डेफिनेटली वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट सिस्टम एंड दैट सिस्टम विल बी इन मोशन, or we can say either to it will come from rest to motion or motion to rest, means definitely that system will change its position, जो हमने पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होगा, in this case the system will change the state। ये चीज क्या बोल रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में ही ये चीज होगी। अगर यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में है तो हो सकता है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। तो दैट इज अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड। अब फोर्सेस की यूनिट क्या होती है, हमारे पास में अलग अलग सिस्टम है, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं यूनिट को, फोर्स की यूनिट को। एसआई सिस्टम की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है चुड़ैल, जोक्स अपार्ट, इट इज डाइन सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। और एमकेएस सिस्टम की बात करें तो इट विल बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एफपीएस सिस्टम के अंदर ही होती है पॉन्डल। मीन्स हम इसको ऐसे बोलते हैं, एक चीज ये होती है कि किसी भी टर्म की हमें जब यूनिट निकालनी होती है तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, उसकी यूनिट को निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर न्यूटन निकालते हैं तो हमें पता था कि फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो मास की जो यूनिट होती है वो हमें पता है, इट इज kg, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट मीन्स दैट इज 1 न्यूटन। अगर हम सब चीजों को यूनिट कर दे 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले से ही हम इसकी यूनिट को निकालते हैं, और ये इनकी कन्वर्जन होते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ पे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन
एंड 1 पाउंडल इक्वल्स टू 13,825.7 टाइम। ये इनके कन्वर्जन है। समटाइम्स ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये कन्वर्जन काम में आ जाते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो किसको बोलते हैं हम? तो कई बार ऐसे होते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम ही डायरेक्शन में है। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इधर है बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन अलग है और मोशन का डायरेक्शन अलग है। इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिकली जो अप्लाई हो रहा है, ऑब्लिक मोशन या ऑब्लिक फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रहा है उसको हम इस तरीके से बोलते हैं। तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जहां से हमने फोर्स को अप्लाई किया है उस पॉइंट से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें तो दैट लाइन इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो उसकी डायरेक्शन में भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन के से डिफरेंट भी वो हो सकती है। जैसे वैसा ही है ये कि जो फोर्स है उसके लिए अभी हमने नोट में जो पढ़ा था कि वो कांटेक्ट में हो, ये चीज जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस चीज को अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। उससे पहले एक फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे पास में। 4 टाइप के फोर्स होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो 4 टाइप के फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हैं। और न्यूक्लियस में जो फोर्स लग रहे हैं या हम किसी एटम में जो एटॉमिक फोर्स होते हैं उनको हम यहाँ से डिफाइन करें। इन चीज को इन सब फोर्सेस को हम डिटेल से स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस को हम आगे कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप के फोर्सेस में, फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स को। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस को हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, फील्ड फोर्स के रूप में और कांटेक्ट फोर्स के रूप में। तो फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स होते क्या है? फील्ड फोर्स की अगर हम बात करें, फील्ड से तो इसके नाम से ये चीज एक्सप्लेन होती है कि कोई भी अगर 2 ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट में नहीं है, मींस वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सपोज वो डिस्टेंस r हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम बोलेंगे फील्ड फोर्स। मतलब द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज विदाउट एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, दिस काइंड ऑफ फोर्स इज field force. That means these forces act when 2 bodies, तभी वो फोर्स एक दूसरे के बीच में लगते हैं जब वो जो 2 ऑब्जेक्ट है या 2 बॉडीज है वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या हो, सेपरेट हो। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल है वो क्या हो सकते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स। जैसे कि आपको पता है इनके लिए क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड होना जरूरी होता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स की आप बात करें तो आप देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसे आप उछालोगे तो वो नीचे गिरता है। इट मींस जरूरी नहीं है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट अर्थ ले रहे हैं और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनके बीच में वो कांटेक्ट हो, कांटेक्ट ना होते हुए भी उनमें एक फोर्स लग रहा होता है। तो इस तरीके का जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड फोर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कांटेक्ट फोर्स। तो इस कांटेक्ट फोर्स को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कांटेक्ट फोर्स इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स इज रिजल्ट ऑफ it is the results of interatomic interaction of the atoms present on the 2 contact surfaces। जैसा कि इसके नाम से पता है, कांटेक्ट फोर्स मीन्स कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है उनका कांटेक्ट में होना जरूरी है। तो उनके जो आउटर सरफेस होंगे जो कि कांटेक्ट में है, उनके जो सरफेसेस के बीच में एक इंटर एटॉमिक अंतर परमाणविक क्रिया उनके जो परमाणु होते हैं उनके बीच में जो हो रही होगी, उसकी वजह से जो फोर्स का जो इफेक्ट हम देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये चीज समझ में आती है। नेक्स्ट क्या है कि जिस तरीके से हमने इनकी डेफिनेशन में बोला था वो एकदम सेम टू सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फील्ड फोर्स के अंदर ये था कि 2 ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड होना जरूरी है, मींस वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। और कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट या 2 बॉडीज या किसी भी सिस्टम के 2 पार्ट्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तभी उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा। मतलब जो 2 सरफेस होंगी उनके आउटर सरफेस जो कांटेक्ट में होंगी उनके बीच में वो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जिसे हम घर्षण बल बोलते हैं, या टेंशन इन अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर तनाव,
ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम हमारी आगे की वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद तरना पब्लिकेशंस। होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और ऐसे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे स्टूडेंट्स और ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।